पहले जय श्री राम के नाम पर घमासान तेज होता जा रहा है। आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि वहां हुगली में जय श्री राम का नारा लिखा मास्क बांटने पर बीजेपी और आरएसएस के 24 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया कि हुगली में रेल पार्क इलाके में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती होने की वजह से कार्यकर्ता विवेकानंद स्कूल के पास पहुंचे और वहां मास्क बांटने लगे। तभी वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें रोका और 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बिना इजाजत भीड़ जमा करने के आरोप में हिरासत में लिया, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। इससे पहले 7 फरवरी को भी जय श्री राम लिखा हुआ मास्क बांटने पर विवाद हुआ था। तो 24 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है बीजेपी और आरएसएस के, और नारे लिखे इन्होंने मास्क बांटे थे जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन लोगों पर बिना इजाजत मास्क बांटने का आरोप है। और आपको बता दें कि जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है उसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आशिका, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो आरोप है बीजेपी की तरफ से, जय श्री राम लिखा हुआ मास्क लोगों को बांट रहे थे क्योंकि चुनाव सामने आ रहा है, तो इसे कहा जा सकता है चुनाव प्रचार से जुड़ते हुए भी देखा जा सकता है। तो इसी दौरान पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उन्हें उठा करके ले गए। जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता, ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे, उन्हें पुलिस वहां से लेकर गई। चलिए, तो बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर ममता बनर्जी को घेरा और ट्वीट कर लिखा, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राम नाम के मास्क बांटना भी अपराध है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक एलपीजी सिलेंडर के गोदाम में गैस लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने चंद मिनटों में ही पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब गोदाम में रखे सिलेंडरों में जोरदार धमाके होने शुरू हो गए। गोदाम के अंदर एक के बाद एक कई जबरदस्त धमाके हुए, जिनकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। गैस सिलेंडरों में हो रहे धमाके इतने दमदार थे कि उसकी वजह से कई फीट ऊपर तक आग के गोले बनते दिखाई दिए, जिसने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। आग लगने की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग के कर्मचारी बिना वक्त गवाए आग बुझाने में जुट गए। भीषण लपटों पर हर तरफ से पानी की बौछार की गई, लेकिन आग को पूरी तरह बुझाना उनके लिए आसान नहीं था। हालात बिगड़ता देख मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी घटना वाली जगह पर बुला लिया गया। जो लोग इंजर्ड थे उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया है और यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश जारी है। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। इस हादसे में पास की कई दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आपदा के बाद बुरे हालात से जूझ रहे उत्तराखंड में आईटीबीपी और पुलिस के जवान प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। भारत चीन सीमा से ठीक पहले के आखिरी गांव में भी इन जवानों ने गांव वालों के लिए राशन और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाई। इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, लेकिन जिन इलाकों में हेलीकॉप्टर का पहुंचना मुश्किल हुआ, वहां जवानों ने अपनी पीठ पर ही लाद कर राहत सामग्री गाँव तक पहुँचाई। आईटीबीपी के मुताबिक ऊंचाई के 13 गाँव पूरी तरह कट गए हैं, जहाँ करीब 70 से 80 लोग बचे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। अभी जो है यहाँ पे ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल कट गया है। इसमें कम से कम जो है 12 गांव जो है खाना पे नहीं मिल रहे। बाजार हमारा जोशीमठ है, अब क्या करना, लास्ट गांव है, हम यहाँ पर है, यहाँ हमारा गांव नहीं है। 12 महीना हम यहीं रहते हैं और गांव ऐसे राशन देने से ना हमारे को गांव चाहिए। वो पर ग्लेशियर टूटने वाला है, ऊपर के गांव देखने जाओ सब दरार पड़ रहे।
26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा का एक और आरोपी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इकबाल सिंह नाम के इस आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया। इकबाल के सिर पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था और वो हिंसा के बाद से ही फरार था। 26 जनवरी को इकबाल अपने फोन से सोशल मीडिया पर वीडियो लाइव चला रहा था। इस वीडियो में वो लोगों को उकसाता दिखा। लाल किले पर वो पूरे साल लहराने वाला तिरंगा झंडा भी उतारने के लिए कहता सुना गया। ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ और 10 मिनट ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, लाल किले ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ये वो तिरंगा झंडा है जो 26 जनवरी के दिन भी छूने में दंगाई कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन इकबाल की कोशिश उसे भी झुकाने की थी। इधर भी निशान सब चलाया जाएगा, ये ऊपर भी। प्रदर्शन में शामिल उसके ही साथियों ने उसे समझाया कि ये गलत है, लेकिन वो नहीं माना। कोई गलत नहीं है, शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक, किसी ने जाना नहीं भाई, किसी ने नहीं जाना, इत्थे रहना। उसकी योजना तो ये थी कि लाल किले पर कब्जा किया जाए और यहीं लंगर का इंतजाम किया जाए। लंगर लाने, लंगर। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को वो चूहों की फौज कहता रहा। फौज थले खड़ी है, नहीं जाना थले, और चूहिया ही फौज के पीछे नहीं लग रहा, जाना नहीं किसी ने भी। पुलिस को हिंसा वाले दिन के बाद से ही इकबाल की तलाश थी। लाल किले के ऊपर भड़काऊ भाषण दिया, पुलिस वालों को धमकी भी दिया और काफ़ी भीड़ को इकट्ठा करके ले गया था। हालांकि इकबाल का ताल्लुक किन संगठनों से है और वो किन किन लोगों के संपर्क में था, इसकी जांच जारी है। और इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली हिंसा के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की साजिश के सबूत मिले हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक और खालिस्तानी आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा, जिसमें वो गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में बातचीत करता सुना गया। ऑडियो में गुरपरवंत सिंह पन्नू एक आदमी पर हिंसा की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करने पर नाराजगी भी जताता दिखा। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि तस्वीरें रिकॉर्ड करने के लिए हिंसा से 3 घंटे पहले ही उन्हें इशारा किया गया था। खबर ये भी है कि वो सिख फॉर जस्टिस से ज्यादा किसानों को जोड़ने में जुटा है और इसके लिए वो किसानों को हर साल 8 लाख रुपए देने का लालच दे रहा है। I gave you the hint 3 hours before। मैं कहा भाजी अपने कैमरे तैयार रखो, तुसी मेरी गल सुनते नहीं कि मैं की करा। दिल्ली में नर्सरी क्लास के दाखिले की प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी क्लास में दाखिले की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी और 20 मार्च को पहली सूची जारी की जाएगी। इसके बाद दाखिला लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक तय की गई है। संजय बांगर को आईपीएल टीम रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर का बल्लेबाजी सलाहकार बनाया गया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रेड लाइट पर डीटीसी की 2 बसों की टक्कर हो गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सवारी भी सेफ है और कंडक्टर भी या मार्शल भी, सवारी सब कुछ सेफ है। अखिलेश यादव के चंदा जीवी वाले बयान पर संत समाज ने नाराजगी जताई। एक दिन पहले लोकसभा में पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा जुटाने वालों पर निशाना साधा था। अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं सब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? संत समाज ने अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। दुनिया जानती है कि वो मुलायम और अखिलेश ये सब मियाँ की औलाद है। तेलंगाना के वरंगल से दिल को झकझोर कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक नहर में कार के डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जो गाड़ी के तेज रफ्तार में होने की वजह से नहर में जा गिरे और देखते ही देखते वो कार नहर में समाती चली गई। उसमें सवार 4 लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें से बाहर निकल आए और काफी देर तक पानी में हाथ पांव मारते रहे। सब पानी में तितर बितर हो गया। कोशिश थी तो बस जान बचाने की, लेकिन शायद चारों में तैरना किसी को भी नहीं आता था, जिस वजह से जो सिर थोड़ी देर तक पानी में दिख रहे थे वो भी एक एक कर दिखने गायब हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद इलाके के कुछ लोगों ने उन्हें नहर के एक छोर पर जाकर बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। इसके लिए एक रस्सी की मदद ली गई और पानी में मिले एक शख्स को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारी पर इमरान खान की पुलिस ने सख्ती दिखाई। हालात उस वक्त बिगड़े जब वेतन बढ़ाए जाने की मांग पर पाकिस्तान के सैकड़ों सरकारी कर्मचारी वहां की संसद से थोड़ी दूर पर जुटे।
और सड़क पर बैठकर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन आतंकियों के रहनुमा इमरान खान की पुलिस को लोगों की ये शांति भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने ही लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका गुनाह क्या है, लेकिन पुलिस की ज्यादती के आगे वो भी मजबूर हो गए और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पाकिस्तान की पुलिस इतने से ही नहीं रुकी, उसने अपना हक मांग रहे कई लोगों को हिरासत में लिया और बाकी लोगों को जोर जबरदस्ती वहां से हटा दिया। लेकिन पाकिस्तान में लोगों के साथ अत्याचार की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। वहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तो इमरान खान की सेना ने बर्बरता की हदें पार करते हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल का एक जवान लोगों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता दिखाई दिया। गोलियां खत्म होने के बाद भी वो नहीं रुका, उसने दूसरी मैगजीन लगाई और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। उसकी इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया ये वीडियो 2 दिन पुराना है जो अब वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो कूच बिहार जिले में सबसे पहले मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये रैली ठाकुरबाड़ी मैदान में दोपहर बाद होगी। बंगाल में करीब 70 से ज्यादा सीटों पर मतुआ समुदाय का खासा प्रभाव है। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग वर्षों से यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। शाम को अमित शाह कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयं सेवकों की बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए 5 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को नदिया जिले के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद 3 दिनों के भीतर दूसरी बार बंगाल दौरे पर आए नड्डा ने मंगलवार को 2 और परिवर्तन यात्रा को तारापीठ और झाड़ग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पहले 7 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भी बंगाल के दौरे पर आए थे और उन्होंने हल्दिया में पहली चुनावी रैली की थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करने वालों की अनदेखी के आरोप में केरल सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। बीजेपी युवा मोर्चा भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गया और तिरुवनंतपुरम में सचिवालय का घेराव करने की कोशिश हुई, जिसके लिए बड़ी संख्या में सड़क पर जुट गए। सचिवालय की दीवार फांदकर कुछ प्रदर्शनकारी सचिवालय के परिसर में घुस गए, जिन्हें पकड़ने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इसके बाद बाहर तैनात पुलिस वाले भी ज्यादा चौकस हो गए। तभी कुछ लड़कियों ने सचिवालय की दीवार फांदने की कोशिश की, जिन्हें महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। लड़कियां छूटने की कोशिश करती रहीं और पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर ले जाने लगे। काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। सचिवालय के सामने ही बड़ी संख्या में युवा जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करते रहे। युवाओं की मांग है कि सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में ऊंची रैंक हासिल करने वाले युवाओं को नौकरी दे, जबकि आरोप ये है कि ऊंची रैंक पाने वालों की अनदेखी कर सरकार ने पिछले दरवाजे से भर्तियां की। विरोध के लिए सड़क पर उतरे युवाओं को काबू में करने के लिए पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। नारेबाजी कर रहे युवाओं को पहले पुलिस वालों ने घेर लिया और फिर एक एक कर प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश हुई। काफी देर तक चली धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी कुछ और युवा रास्ता रोकने के लिए गाड़ी के सामने आ गए। राज्य सरकार में भर्तियों में धांधली का मुद्दा केरल की विधानसभा में भी उठ चुका है। आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। नौसेना से हटाए गए जंगी जहाज आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये याचिका एक कंपनी ने दाखिल की, जिसमें बताया गया कि इस जहाज को एक समुद्री म्यूजियम में बदला जा सकता है। इस पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। मेजबान पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोपहर से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक करीब 3:45 बजे शुरू होगा। पंजाब के मोगा में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें अकाली दल से जुड़े 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। आमो सामने हो गए ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। अकाली दल के कार्यकर्ता उस अस्पताल के बाहर जमा हो गए जहां घायलों को भर्ती कराया गया था। इन लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। उन्नी देर तक 302 का मुकदमा दर्ज हो गए दोनों प्यो पुत गिरफ्तार नहीं होंगे, उन्नी देर तक असीं पूरा मुजाहरा करांगे।
मध्य प्रदेश के मुरैना से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां दो लड़के तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक के आगे लटके नजर आए। बताया गया कि ट्रक ने उन लड़कों की बाइक में टक्कर मार दी थी और जब लड़के उसे रुकवाने के लिए ट्रक के आगे आए तो ट्रक ड्राइवर उन्हें लाद कर आगे भागने लगा। इस बीच ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। बाद में कुछ लोगों ने इस ट्रक का पीछा कर किसी तरह ट्रक को रुकवाया, तब कहीं जाकर उनकी जान बचाई जा सकी। बताया गया कि ट्रक ने इन लड़कों की बाइक में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ये लड़के उसे रुकवाने के लिए उसे आगे चढ़ गए, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। वहां जनता सेना के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं, इसलिए चुनी हुई सरकार की वापसी के लिए अपने काम धंधे छोड़कर रोजाना सड़कों पर उतर रही है, ताकि म्यांमार में सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को बचाया जा सके। और इसके लिए वहां लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, क्योंकि म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ से सामने आई तस्वीरों में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बेहद सख्त दिखी, उन पर जमकर पानी बरसाया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अपनी जगह से हिले तक नहीं और सड़क पर ही बैठ गए। फिर तो पुलिस ऐसी बौखलाई कि पूरा इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा। यंगोन में 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद वहां से सामने आई तस्वीरें बीते दिनों की ही तरह नजर आई। फर्क दिखा तो बस लोगों की तादाद का, जो कि पिछली बार के मुकाबले और बढ़ गई। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो सेना का विरोध जताने का बिल्कुल हट के तरीका अपनाया। दूसरे देशों का समर्थन पाने के लिए वो शहर में जापान के दूतावास के बाहर बच्चों के बाथटब में बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। म्यांमार के मैंडले शहर में तो बौद्ध भिक्षुओं ने मोर्चा संभाला और 3 घंटे तक सेना की ज्यादती के खिलाफ मार्च निकाला। बीती रात पीएम नरेंद्र मोदी से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर बातचीत की। ये फोन कॉल खुद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने किया था। ट्रूडो ने कनाडा के लिए कोरोना वैक्सीन की जरूरत पर पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी ने ट्रूडो से कहा कि जिस तरह भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन को लेकर मदद की, वैसे ही कनाडा की भी मदद की जाएगी। अन्य देशों में भारत की तरफ से दी गई कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रूडो ने कहा कि अगर विश्व भर के देश कोरोना से जंग जीत जाते हैं तो इसमें भारत की मेडिकल क्षमता और पीएम मोदी की नेतृत्व की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने ट्रूडो के इन शब्दों के लिए उनका अभिवादन किया। महाराष्ट्र के भंडारा में एक सरकारी अस्पताल में 10 बच्चों की मौत के मामले की शुरुआती जांच में वहां के स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। न्यूज़ 18 की विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इस मामले में राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने अस्पताल की 2 नर्सों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि घटना वाले दिन की जो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई उसके आधार पर यह दावा किया गया कि 12 मिनट तक मासूमों के पास कोई नहीं पहुंचा था और वो मासूम आग लगने की वजह से उठ रहे धुएं से परेशान होकर रोते सुनाई दिए। हालांकि इस मामले में जांच की फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जो कि कल आएगी। बीते महीने की 8 तारीख को इस अस्पताल के SNCU यानी बीमार नवजात बच्चों की देखरेख के लिए बनाए गए वार्ड में देर रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां भर्ती 17 बच्चे आ गए थे, जिनमें से 7 बच्चों को तो बचा लिया गया था, लेकिन 10 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई थी। टर्मिनेट किए गए हैं। जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके हद तक हम जरूर डिसीजन लेंगे। नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच बिहार में चल रहे विकास के कामों पर चर्चा हुई। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में चीन के साथ सीमा विवाद पर बयान देंगे। इस बीच राजनाथ सिंह LAC के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे और बताएंगे कि दोनों देशों के बीच बातचीत कहां तक पहुंची है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जश्न के समय फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। यूपी के देवरिया में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इस बीच दुकान में मौजूद लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के गया में जमीन विवाद में हुई फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया। कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे यूरोप के देश हॉलैंड से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर इलाके बर्फ की चादर से ढक गए। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक वहां तापमान -डिग्री से नीचे रहेगा।
जिसका मतलब है कि ठंड का और ज्यादा विकराल रूप देखने को मिल सकता है। हालांकि हॉलैंड के लगभग सभी इलाके पिछले कई दिनों से ठंड का टॉर्चर झेल रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें झील का पानी जमकर बर्फ बन गया और वहां खड़ी नावों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जमा हो गई जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो बर्फ से बनी हो। बर्फबारी और गिरते तापमान की वजह से जो चीजें जहां थीं वो वहां वैसे ही जमी नजर आई। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ की चादर बिछी दिखी। हालांकि कुछ लोग ठंड की परवाह छोड़ घरों से बाहर निकले और जमकर स्कीइंग का मजा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में दावा किया कि वो अपने रहने तक बीजेपी को बंगाल में नहीं आने देंगी। दिल्ली থেকে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, গুজরাট থেকে বসে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, রিমোট কন্ট্রোলে চালাবে আর খুন খারাপির দাঙ্গার এনপিআর আর এনআরসি করবে। আমরা বলছি সম্ভব নয়, জীবন থাকতে বিজেপিকে অ্যালাউ করব না। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास बसे सिंघू गांव के लोगों की मुसीबत 26 जनवरी के बाद से दोगुनी हो गई है, क्योंकि पुलिस ने गांव से होकर गुजरने वाले 2 रास्तों में एक को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिसके बाद हाईवे का सारा ट्रैफिक गांव से गुजरने वाले रास्ते से होकर गुजरने लगा। लोगों ने मंजिल तक पहुंचने के लिए इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी गाड़ियों को उतारना भी मंजूर कर लिया। यहाँ के हालात दिन भर इसी तरह से रहते हैं। आप देखेंगे इस पतली सड़क पर कितना ज्यादा ट्रैफिक है। दिन भर लगने वाले ट्रैफिक जैम से गांव के लोगों की जो परेशानी बढ़ी सो बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें रोजाना के नुकसान का सामना भी करना पड़ा। देख रहे हैं आप पाइपलाइन बदल रहे हैं, पाइपलाइन लाइन बदली नहीं, रात को तोड़ दी गई। गाँव में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने से वहाँ के लोगों के लिए कम दूरी बड़े फासले में तब्दील हो गई। बस स्टैंड पे जाने में 10 मिनट और अभी मुझे यहाँ से घूम के जाने में लगते हैं 2 घंटे। बड़ी संख्या में 2 व्हीलर, 4 पहिया गाड़ियों और बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टरों ने सिंघू गांव से होकर गुजरने वाले इस रास्ते को अपनाया। तो पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक संभालने के लिए वहां तैनात हो गए, लेकिन उनकी ये कोशिश गांव के लोगों के लिए आटे में नमक बराबर साबित हुई। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें मारपीट का विरोध करने वाली 4 लड़कियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि इन चारों ने सरेआम एक महिला की पिटाई कर रहे आदमी को जब रोकने की कोशिश की तो वो भी उनसे उलझ गया। बस फिर क्या था, इन चारों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में वो आदमी खुद को बचाने के लिए एक मकान में जा घुसा, जिसे वहां बाहर निकालने के लिए चारों लड़कियों ने उस पर घर के दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। शोरगुल सुनकर बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने गुस्साई लड़कियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें उल्टा पड़ा। हंगामा करने वाली लड़कियों का आरोप है कि मारपीट का विरोध करने पर उस आदमी ने उन पर भी हाथ उठाया। मेरी बहन का ये झूठा पकड़ के रोड पे खींचने लगा और एक चाटा लगा दिया। जब सब लोग लड़कियों को शांत कराने में नाकाम रहे तो वहां पुलिस बुलाई गई। भीड़ के जुटने से सड़क पर जाम भी लग गया और बाकी लोगों को इससे दिक्कत होने लगी। हालांकि पुलिस वालों और कुछ लोगों के इन लड़कियों को काफी समझाने के बाद कई घंटों तक चले इस हंगामे को शांत किया गया। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के एक और करीबी पर शिकंजा कस दिया। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने फरार चल रहे मोहम्मद हुसैन बिलाल उर्फ तेलवाला की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया ताकि वो देश छोड़कर भाग न पाए। साथ ही लोकल पुलिस और जोनल डीसीपी को भी अलर्ट कर दिया गया। एनसीबी को तेलवाला के बारे में जानकारी इसी मामले में गिरफ्तार आरिफ भुजवाला के मोबाइल फोन से मिली थी, लेकिन जब तक एनसीबी उस तक पहुंचती तब तक वो मुंबई से परिवार समेत फरार हो गया। एनसीबी का दावा है कि तेलवाला का परिवार भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। सरकार ने किसानों को एनआईए की ओर से नोटिस जारी करने का खंडन किया। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि किसी भी किसान के खिलाफ एनआईए ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह समेत 3 सांसदों ने इस पर सवाल पूछे थे। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अब राज्य सरकार 24 फरवरी को बजट पेश करेगी। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की और वहां से लाखों की देसी शराब जब्त कर ली। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने इस मकान के अंदर सुरंग बनाकर ये शराब छिपा रखी थी। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल से बाहर हो गए। उन्हें न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार के साथ 4-6, 6-7 से हार का सामना करना पड़ा।
आज दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। बीजेपी आज के दिन को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे समर्पण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके बलिदान पर बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। पीएम के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सुबह बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे और शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। 11 फरवरी 1968 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कैरिबियाई देश हैती में राष्ट्रपति को कुर्सी से हटाने के लिए 3 दिन पहले शुरू हुआ बवाल हिंसक होता जा रहा है। राष्ट्रपति पर दबाव बनाने के लिए वहां लोग लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। हैती में विपक्ष का दावा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 फरवरी को खत्म हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति का कहना है कि उनका कार्यकाल अगले साल 7 फरवरी तक है। इसी बात पर हैती में जनता और सरकार आमने सामने आ गए। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से सामने आई तस्वीरों में तो दिन दहाड़े बीच सड़क पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच महाभारत होती नजर आई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने सारे हथकंडे अपनाए, आंसू गैस के गोले दागे, अंधाधुंध रबर की गोलियां भी चलाई। कई प्रदर्शनकारी तो राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश पर पानी फेर दिया और फिर राष्ट्रपति भवन के पास एक पार्क में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे से भिड़े हुए नजर आए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर एक बड़े धमाके से दहल गई। इस बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह आईडी धमाका वहां के पुलिस प्रमुख की कार को निशाना बनाकर किया गया, जिसके बाद उनकी कार आग के गोले में तब्दील हो गई और उससे लपटें उठने लगी, जिसके बाद कुछ लोग धधकती आग को बुझाने के लिए उस पर रेत डालने लगे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर में पूरी कार जलकर राख हो गई। इस हमले में कार में बैठे काबुल के पुलिस प्रमुख और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। धमाके के बाद वहां सुरक्षा बल के लोग पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी।